हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। पेंडुलम मीडिया पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 11 जुलाई 2020 के। तो फटाफट से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि इस सेशन को ज्वाइन कर लें। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेशन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। और ये जो सौर ऊर्जा पार्क है ये रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। और ये जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड है ये एक जॉइंट वेंचर है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का और सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड का। तो इन दोनों का ये एक जॉइंट वेंचर है जिसके द्वारा ये बनाया गया है जो सोलर पावर प्लांट है। और इस परियोजना में सौर ऊर्जा उत्पादन की 3 इकाइयां हैं, जो हर एक जो इकाई है वो 250 मेगावाट की है। और यही जो पूरा प्लांट है 750 मेगावाट का जो है हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया है। परियोजना को विश्व बैंक समूह की ओर से पुरस्कृत भी किया गया था। जो वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड इनोवेशन है वो भी इस प्रोजेक्ट को मिल चुका है। रीवा सौर परियोजना देश में अन्य सौर परियोजनाओं की तुलना में कम दरों में बिजली उपलब्ध कराने वाली पहली परियोजना होगी और इसमें प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन 15 लाख टन कम होगा। तो देखिए इससे 2 फायदे मिलेंगे। सबसे पहला इस सौर परियोजना से ये फायदा मिलेगा कि जो बिजली है वो कम दर पर उपलब्ध होगी। दूसरा फायदा क्या होगा इसमें कि जो कार्बन का उत्सर्जन है, जो कार्बन एमिशन है वो 15 लाख टन जो है प्रतिवर्ष कम होगी। तो ये भी एक इसका बहुत ही बड़ा लाभ है। यह नवीकरणीय ऊर्जा वाली पहली ऐसी परियोजना है जो राज्य के बाहर संस्थागत स्तर पर ऊर्जा की आपूर्ति करेगी। तो ये मध्य प्रदेश के बाहर भी जो ऊर्जा की जो भी कमी है, जो भी जरूरत है उसको पूरा करेगी। साथ ही इस परियोजना से दिल्ली मेट्रो को 24% बिजली मिलेगी, बाकी 76% बिजली राज्य की बिजली वितरण कंपनियों को दी जाएगी। यानी कि ये जो मध्य प्रदेश में जो ये प्लांट लगा है इसके द्वारा 24% जो बिजली प्रोड्यूस होगी वो दिल्ली मेट्रो के पास जाएगी और जो 76% बिजली है वो मध्य प्रदेश की जो बिजली वितरण कंपनियां हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, डिस्कॉम सेक्टर है मध्य प्रदेश के, वहां पर ये वितरण के लिए प्रदान की जाएगी। तो ये काफी अच्छी एक पहल है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित सौर ऊर्जा परियोजना के संबंध में क्या सही है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। दूसरा स्टेटमेंट है परियोजना को विश्व बैंक समूह की ओर से पुरस्कृत किया गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, कोई भी नहीं। फटाफट से सही आंसर कमेंट करके बताइए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि कब कब जो है वीडियोस जो है जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है वो सारी कब आ रही हैं। चाहे वो डेली करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे द हिंदू एडिटोरियल वोकैब से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही स्टेटमेंट है। अगली न्यूज देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गंगा और उसकी प्रमुख सहायक नदियों में निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। और ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या है? ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। और इसको जो सरकार ने इसको अभी कुछ डायरेक्शन दिए हैं, कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं कि जो भी गंगा है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी निगरानी प्रणाली पर जोर देना चाहिए। जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। साथ ही सरकार ने बोर्ड से नियमित आधार पर सकल प्रदूषणकारी उद्योगों का निरीक्षण करने को भी कहा है। तो जो आसपास की जो भी इंडस्ट्रीज है वहां पर, तो वो जो भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है उनका पूरा निरीक्षण करने के लिए कहा है कि वो टाइमली उनका इवैल्यूएशन होना चाहिए। यह निर्देश नई दिल्ली में एक अंतर मंत्री स्तरीय बैठक में दिए गए। और साथ ही इस दौरान पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की तर्ज पर गैंजेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक विशेष कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है। तो जो डॉल्फिन की एक वैरायटी है गैंजेटिक डॉल्फिन, तो इसके लिए जो है सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है। जिस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था टाइगर की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए टाइगर को, और इसी तरह से एक प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया गया था। तो उसी की तर्ज पर जो है अब गैंजेटिक जो डॉल्फिन है उसके संरक्षण के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदूषण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो ये
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है और इसकी स्थापना 1974 में जल अधिनियम के तहत की गई थी। तो जो वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है उसके अंतर्गत इसकी जो स्थापना की गई थी, लेकिन इसकी जो शक्तियां हैं और जो कार्य हैं वो एक और एक्ट में डिफाइंड है। वो एक्ट है वायु अधिनियम 1981 यानी कि एयर एक्ट ऑफ 1981। और सीपीसीबी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में लोकेटेड है। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1976 या पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1986। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। क्या होगा इसका सही आंसर? कौन से अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया था इस बोर्ड को? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि जल अधिनियम 1974। अगली न्यूज देखते हैं। अमेरिका में केवल ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने वाले F1 वीजा वाले भारतीय छात्रों की बड़ी संख्या में वापसी हो सकती है, क्योंकि हाल ही में कोविड-19 महामारी के चलते संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत से विश्वविद्यालयों ने ये कहा है कि जो अगस्त में नया सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसमें कक्षाओं को ऑनलाइन मोड पे जो है चलाया जाएगा। और जो लोग ऑनलाइन में कक्षा ले रहे हैं और जिनके पास F1 वीजा है तो वो भारतीय छात्रों की बड़ी संख्या में हो सकता है देश में वापसी हो। तो इस पे जो सरकार ने अपना जो है कंसर्न रेज किया है। ऐसे में यूएस ने घोषणा की है कि F1 और M1 वीजा धारक जो केवल ऑनलाइन क्लास लेने की योजना बना रहे हैं उन्हें यूएस में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनका मानना ये है कि अगर ऑनलाइन क्लास लेनी है तो कहीं से भी ली जा सकती है। और जिन स्टूडेंट्स के पास F1 और M1 वीजा है उनको वापस जो है उनकी कंट्री में भेज दिया जाए, क्योंकि जो सेमेस्टर क्लासेस हैं वो ऑनलाइन होंगी। तो भारत ने इसलिए अमेरिका से आग्रह किया है कि भारत अमेरिका संबंधों के विकास में शैक्षिक आदान प्रदान और लोगों से लोगों के संबंध की भूमिका को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली ये बोला है कि क्योंकि क्या होता है भारत से बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर पढ़ने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है और जो शिक्षा का एजुकेशनल का आदान प्रदान है शिक्षा का उसका बहुत महत्व है भारत और अमेरिका के संबंधों में। तो उस पर गौर फरमाने की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कोई भी फैसला लेने से पहले। ये भारत सरकार ने आग्रह किया है अमेरिकी सरकार को। F1 वीजा की बात करें तो F1 वीजा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन करने के लिए पूर्णकालिक छात्रों के लिए जारी किए जाते हैं, यानी कि जो बच्चे फुल टाइम कोर्सेज के लिए जाते हैं उनको F1 वीजा प्रदान किया जाता है। वहीं व्यावसायिक या गैर शैक्षणिक अध्ययन में संलग्न छात्रों के लिए M1 वीजा जो है वो जारी किए जाते हैं। तो जो भी टाइप ऑफ वीजाज हैं उनको आप जरूर पढ़िए। जैसे H1B वीजा है, H1B वीजा जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी वीजाज हैं उनके बारे में आप जरूर पढ़िए कि अलग अलग टाइप के वीजाज जो हैं वो कौन कौन से किसके लिए इशू किए जाते हैं, क्योंकि काफी चर्चा में है और यहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीद है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन करने के लिए पूर्णकालिक छात्रों को कौन सा वीजा जारी किया जाता है? M1, F1, H1 या L1? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। क्या होगा इसका आंसर? कौन सा वीजा जारी किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि F1। अगली न्यूज देखते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक 15 जुलाई को आयोजित की जाएगी और यह बैठक जो है वर्चुअल तरीके से आयोजित की जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते हुए कहीं भी ट्रैवल जो है सही नहीं होगा। तो इसलिए जो इस बार का जो 15th EU इंडिया समिट है वो ऑनलाइन ही आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में भारत और यूरोपीय संघ के बीच राजनीति, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की जाएगी। तो जैसे कोई भी दो कंट्रीज हैं उनके बीच में या फिर कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई भी दो ग्रुप्स हैं या कंट्री या जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो इनके बीच में भी दो कंट्रीज उनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं? राजनीतिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल रिलेशन हो सकते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स हो सकते हैं, ट्रेड रिलेशंस होते हैं, साथ ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें होती हैं और जो आर्थिक क्षेत्र में जो कॉपरेशन होता है यानी कि इकोनॉमिक कॉपरेशन की उसमें सारी समीक्षा
की जाती है। तो ज्यादातर यही मुद्दे होते हैं कोई भी दो देशों के बीच में, और अगर वो पड़ोसी देश होते हैं तो उसमें एक बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड और भी चीजें आ जाती है, बॉर्डर डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट एक्सेट्रा। भारत और यूरोपीय संघ का जो 14वां शिखर सम्मेलन था वो 6 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यूरोपीय संघ की बात करें तो पहले इसमें 28 सदस्य राज्य थे, अभी इसमें 27 सदस्य राज्य रह गए हैं ब्रेक्जिट के बाद, और ये एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। यूरोपीय संघ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बहुत इजी है क्वेश्चन, 25, 26, 27 या 28। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए, आंसर्स कमेंट करती रहिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की सेशन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 27। अगली न्यूज देखते हैं। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अंतर्गत मंगोलियन कंजूर पांडुलिपियों के 108 खंडों के पुनर्मुद्रण की योजना तैयार की गई है और इसको संस्कृति मंत्रालय ने इस परियोजना को शुरू किया है। मंगोलियाई कंजूर मंगोलिया में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ समझे जाते हैं। मंगोलियाई भाषा में कंजूर का अर्थ भगवान बुद्ध के शब्दों का संक्षिप्त विवरण है। इस मिशन के तहत 5 खंडों का पहला सेट 4 जुलाई को गुरु पूर्णिमा अर्थात धर्म चक्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट किया गया। सभी 108 मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपियां मार्च 2022 तक प्रकाशित कर दी जाएंगी। तो इसका जो टारगेट है वो ये है कि जितनी भी 108 जो ये पांडुलिपियां हैं इसको जो है 2022 तक जो है इसको लाइव कर दिया जाए। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की बात करें हम तो ये जो अभी हमने पढ़ा कि जो ये मंगोलियन पांडुलिपि है इसको राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अंतर्गत जो है इसको तैयार किया जाएगा। तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन क्या है? ये पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक मिशन है। 2003 में इस मिशन को स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य पांडुलिपियों में निहित जानकारी का प्रलेखन, संरक्षण और संप्रेषण करना है, यानी कि उसको स्टोर करना है, प्रिजर्व करना है और लोगों तक जो इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड उसको लोगों तक पहुंचाना है, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करना है। मिशन के उद्देश्य में से एक दुर्लभ और अप्रकाशित पांडुलिपियों को प्रकाशित करना भी है ताकि उनमें निहित ज्ञान बड़े पैमाने पर अनुसंधानकर्ताओं, विद्वानों और आम लोगों को मिल सके। तो देखिए अगर ये चीज ऑनलाइन अवेलेबल होगी तो जो जनरल पब्लिक है, जो रिसर्चर्स हैं या फिर जो विद्वान हैं, वो इसका जो भी ये लिमिटेड जो इसके एडिशंस हैं जो ऐसे हैं जो कहीं और नहीं मिल सकती है पांडुलिपियां, तो उनको अवेलेबल कराना ताकि कुछ भी उससे रिलेटेड रिसर्च वर्क है या कोई भी उसको पढ़ना चाहता है तो आसानी से पढ़ सके। तो ये राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का जो है मेन उद्देश्य है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहने वाला मंगोलियन कंजूर क्या है? पांडुलिपियां प्राचीन प्राणी, नया प्रजाति की मछली है या मंगोलिया द्वारा छोड़ा गया कोई उपग्रह है? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए कि मंगोलियन कंजूर क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पांडुलिपियां हैं। अगली न्यूज देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 6 नए पुलों का उद्घाटन किया है और ये जो उद्घाटन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। ये पुल सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। ये 6 पुलों में से 4 पुल जो है वो अखनूर सेक्टर में है, जबकि 2 जो है जम्मू और राजपुरा इलाके में स्थित है। जून 2020 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में BRO द्वारा राजमार्ग कार्यों के लिए अतिरिक्त 1691 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। इनमें से एक कठुआ जिले में हीरानगर इलाके में तरना पुल है जिसका निर्माण 16 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह पुल तहसील हीरानगर से जम्मू कठुआ राष्ट्रीय राजमार्ग तक 2 दर्जन से अधिक सीमावर्ती गांवों को जोड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे जो समय है वो कम होगा और लोगों की जो कनेक्टिविटी है वो लोगों के लिए बढ़ेगी। पुल पंजाब में गुरदासपुर जिले को जम्मू कश्मीर से भी जोड़ेगा और एक वैकल्पिक राजमार्ग प्रदान भी करेगा। बात करें सीमा सड़क संगठन की या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, यह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है
और इसकी जो स्थापना है वो मई 1960 में की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में तरना पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू और कश्मीर में, केरल में, मेघालय में या असम में? फटाफट से बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जम्मू और कश्मीर में तरना पुल का उद्घाटन किया गया है। अगली न्यूज देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में से एक होने का स्थान दिया गया है। और ये जो नादौन पुलिस स्टेशन है, हिमाचल प्रदेश का एक पुलिस स्टेशन है। इस पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विशेष रूप से नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में से एक और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुने जाने पर बधाई दी है। तो ये राज्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ है पुलिस स्टेशन, और पूरे भारत में के जितने भी सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है उनमें से एक है। पुलिस थानों की रैंकिंग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जाती है और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा हाल ही में डीजीपी सम्मेलन के दौरान यह रैंकिंग जारी की गई थी। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए, क्या होगा इसका सही आंसर। कहां पर स्थित है ये पुलिस स्टेशन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। अगली न्यूज देखते हैं। त्रिपुरा में येपथीवा वत्सोनी तितली को 61 वर्षों के बाद खोजा गया है। हाल ही में त्रिपुरा में वाइल्ड लाइफ त्रिपुरा फाउंडेशन की एक टीम ने उत्तरी त्रिपुरा जिले के अंतर्गत जमपुईगुई में 61 साल बाद येपथीवा वत्सोनी तितली, जिसे आमतौर पर लूपिड 3 रिंग के रूप में जाना जाता है, इसकी खोज की गई है। प्रजातियों को आखिरी बार वर्ष 1958 में मणिपुर में देखा गया था। लूपिड 3 रिंग थेपमिया वात्सोनी को सबसे पहले 1893 में खोजा गया था। यह सब फैमिली स्टीरिन से संबंधित है और कीट ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के परिवार नीमफ्लाइडे से संबंधित है। यह शोध पत्र जर्नल ऑफ एंटोमोलॉजी एंड जूलॉजी स्टडीज में प्रकाशित किया गया है। वाइल्ड त्रिपुरा फाउंडेशन की हम बात करें तो ये अगरतला त्रिपुरा में स्थित एक सरकारी पंजीकृत ट्रस्ट है, जिसे त्रिपुरा के लेपिडोप्टेरा विविधता का अध्ययन करने के लिए समर्थन और मदद मिली है। ये शोधकर्ता पिछले 5 वर्षों से वर्तमान आबादी, वितरण और तितलियों की स्थिति के दस्तावेज के लिए पूर्वोत्तर भारत में तितलियों का लगातार सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेन आपके लिए है कि 61 वर्षों के बाद त्रिपुरा में एक येपथीमा वत्सोनी नाम की जो तितली है उसको खोजा गया है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में येपथीमा वत्सोनी तितली को 61 वर्षों के बाद किस राज्य में खोजा गया है? फटाफट से सही आंसर कमेंट करके बताइए। केरल, असम, त्रिपुरा और राजस्थान। बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। केरल, असम, त्रिपुरा या राजस्थान? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि त्रिपुरा। अगली न्यूज देखते हैं। असम लॉकडाउन के दौरान मछली उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। इस दौरान यानी कि लॉकडाउन के दौरान राज्य ने स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मछली का उत्पादन किया है। साथ ही असम अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों को मछली निर्यात कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान बाहर से राज्य में लौटने वाले युवा मत्स्य क्षेत्र में लगे हुए हैं और आने वाले समय में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा राज्य को और अधिक मछली उत्पादन करने में मदद भी मिलेगी। असम में इस योजना को लागू करने के लिए एक क्लस्टर वॉर एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है, ये इसका जो जिक्र है वो जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज की जब घोषणा की गई थी आत्मनिर्भर भारत की, एक तो तब और साथ ही जो बजट अनाउंस किया गया था इससे पहले, उसमें भी इसका जिक्र किया गया था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम का। इस योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और इसमें 11,000 करोड़ रुपए जो है वो समुद्री और अंतर्देशीय गतिविधियों के लिए और 9,000 करोड़ रुपए फिशिंग, हार्बर, कोल्ड चेन और विपणन जैसे बुनियादी ढांचों के लिए दिया जाएगा। क्योंकि अभी जो हमारे फिशरी सेक्टर है तो उसमें जो कमी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की मुख्य रूप से। तो जैसे कि हार्बर नहीं है प्रॉपर, या फिर कोल्ड चेन फैसिलिटी नहीं है, या फिर जो सप्लाई चेन है उसमें कुछ इशू है। तो उन इश्यूज को कवर करने के लिए, बुनियादी ढांचों को बनाने के लिए इस योजना में जो
9,000 करोड़ रुपए है उसको इन्वेस्ट किया जाएगा। वहीं 11,000 करोड़ रुपए समुद्री और अंतर्देशीय गतिविधियों के लिए समर्पित किया जाएगा। इस योजना से 55 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है, क्योंकि ये सेक्टर जब डेवलप होगा तो जो भी लोग इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं मत्स्य क्षेत्र में, तो उनको एक रोजगार मिलने की संभावना है। चलिए अगली न्यूज देख लेते हैं। गुजरात सरकार ने जनजातियों के सही लाभार्थी निर्धारित करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। हाल ही में गुजरात सरकार ने गिर, बरदा और आलेच जंगलों के नेस इलाकों में रहने वाले रबाड़ी, भारवाड़ और चारण जनजातियों के लाभार्थियों की सही संख्या तय करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। तो एक जो आयोग है 5 सदस्य का, उसको गठित किया गया है ताकि जो कुछ ट्राइब्स हैं जैसे कि रबाड़ी, भारवाड़ और चारण की जो ये जनजातियां हैं, इनके लाभार्थी जो है उनकी सही संख्या पहले तो तय की जा सके। और ये जो जनजाति है ये कहाँ पर स्थित है, वो गिर, बरदा और आलेच के जंगलों में रहने वाली जनजातियां हैं। और इस आयोग को स्थापित करने का यह भी है कि आदिवासी के जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको उनकी रक्षा करना, उनको इंश्योर करना कि उनको वो अधिकार मिले, और साथ ही साथ कोई गलत व्यक्ति जो उनका एक्सप्लॉयटेशन करता है उससे भी उनको रोका जा सके। इस 5 सदस्यीय आयोग में निम्न सदस्य होंगे। इसमें एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, 2 सेवानिवृत्त जिला न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, एक सेवानिवृत्त वन विभाग के अधिकारी होंगे और एक सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर होंगे। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। रबाड़ी, भारवाड़ और चारण जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? फटाफट से कमेंट करके बताइए। गुजरात, राजस्थान, बिहार या हरियाणा? फटाफट से बताइए कि जो जनजातियां हैं वो किस राज्य में निवास करती हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि गुजरात। अगली न्यूज देखते हैं। मंत्रिमंडल ने शहरी प्रवासियों व गरीबों के लिए कम किराए वाले आवासीय परिसरों के विकास को स्वीकृति दे दी है, यानी कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। और ये जो स्कीम है, जो आपकी कम किराए वाली आवासीय परिसरों को विकास की जो स्कीम है, ये एक उपयोजना है किसकी? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की, जो 2015 में लॉन्च की गई थी। और यह जो योजना है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत एक योजना है, तो ऑफ कोर्स इसको आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इम्प्लीमेंट या क्रियान्वित किया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री ने 14 मई 2020 को इस योजना की घोषणा की थी। यह योजना आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करेगी। तो ये आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज जो घोषित किया गया था उसके दौरान इसका जिक्र किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत क्या क्या रहेगा कि वर्तमान में खाली पड़े सरकार द्वारा वित्त पोषित आवासीय परिसरों को 25 साल के लिए रियायत समझौते के माध्यम से ARHC यानी कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उसके बाद कंसेशनर के कमरों की मरम्मत और पानी निकासी, सेप्टेज, स्वच्छता, सड़क आदि आधारभूत ढांचे से जुड़ी कमियों को दूर करके परिसरों को रहने लायक भी बनाना होगा। तीसरी बात यह है कि राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से कंसेशनर कंपनी का चयन करना होगा। इन परिसरों को पहले की तरह नया चक्र शुरू करने या खुद ही चलाने के लिए 25 साल के बाद ULB यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज को लौटाना होगा। इस योजना के अंतर्गत ऐसे लक्षित लाभार्थी होंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से आते हैं और बेहतर अवसरों की तलाश में हैं। ARHC के अंतर्गत शुरुआती तौर पर लगभग 3 लाख लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। अब इस योजना से फायदा क्या होगा, इसके लाभ क्या होंगे? सबसे पहला लाभ यह है कि शहरी क्षेत्रों में कार्यस्थल के नजदीक सस्ते किराए वाले आवासों की उपलब्धता के अनुकूल एक नया इकोसिस्टम तैयार होगा। दूसरा लाभ यह है कि इसके अंतर्गत निवेश से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने का अनुमान है, क्योंकि जब इनको बिल्ड किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उनको सिलेक्ट किया जाएगा, काम कराया जाएगा, मरम्मत कराई जाएगी घरों की, उनको रहने लायक बनाया जाएगा, तो वहां पे काफी लोगों को जो है रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही जो अनावश्यक यात्रा है, भीड़ भाड़ है और प्रदूषण है, उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों को अपने जहां पे वो काम कर रहे हैं उसके नजदीक ही सस्ते किराए वाले आवास जो है उपलब्ध होंगे। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू की गई थी? 2017, 2015, 2013 या 2011? तो काफी चर्चा में है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। फटाफट से कमेंट करके बताइए ये कब जो है शुरू हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 2015।
और हाल ही में इसके जो है 5 वर्ष पूरे हो गए थे इस योजना के, तो इसीलिए चर्चा में थी। और दूसरा जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 है, उसका जो टूल किट है वो लॉन्च किया गया था। टूल किट है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए हम लोग अगली न्यूज देख लेते हैं। यूएई भारत के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने के लिए इच्छुक है। उसने अपनी रुचि व्यक्त की है कि संयुक्त अरब अमीरात जो है वो भारत के साथ एक ओपन स्काई समझौता करना चाहता है। यूएई ने यह भी कहा कि वह 5वीं और 6ठी फ्रीडम एयर को लागू नहीं करेगा, जिससे भारतीय एयरलाइंस के हित में अन्य एयर कैरियर को खतरा हो। भारत का 109 देशों के साथ वायु सेवा समझौता है, जिनमें यूएई शामिल है, लेकिन यह 2 देशों के बीच असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति नहीं देता है। तो भारत ने जो है 109 देशों के साथ ये ओपन स्काई जो समझौता है यह साइन किया हुआ है। इसमें यूएई भी शामिल है, लेकिन 2 देशों के बीच जो है लिमिटेड फ्लाइट्स इसमें चल पाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि असीमित संख्या की जो उड़ानें हैं वो 2 देशों के बीच में हो सकती हूँ। भारत और यूएई के बीच ओपन स्काई समझौता एक दूसरे के देशों को के चयनित शहरों के लिए असीमित संख्या में उड़ाने को अनुमति देगा। तो यहाँ पे जो ओपन स्काई समझौता होगा भारत और यूएई के बीच, वो उनके दोनों देशों के कुछ लिमिटेड स्टेट्स में, कुछ लिमिटेड कैपिटल्स में या फिर सिटीज में जो है उड़ाने असीमित संख्या में उड़ाने को चलाने की अनुमति देगा। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति यानी कि जो हमारी सिविल एविएशन पॉलिसी है 2016 की, उसके तहत सरकार सार्क देशों के साथ नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अन्य देशों के साथ पारस्परिक आधार पर ओपन स्काई समझौता कर सकती है। तो ये जो ओपन स्काई समझौता है वो हमारी सिविल एविएशन पॉलिसी के अनुसार नई दिल्ली के 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अन्य देशों के साथ जो है भारत इस तरह के समझौते कर सकता है। भारत ने ग्रीस, जमाइका, गुयाना, फिनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि देशों के साथ ओपन स्काई समझौते किए हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको 3-4 जो है देश दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि भारत ने इनमें से किसके साथ ओपन स्काई समझौता किया हुआ है। तो कुछ उसमें जो मेजर है वो ग्रीस, जमाइका, गुयाना, फिनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान इत्यादि शामिल है। ओपन स्काई समझौता क्या होता है? यह एक द्विपक्षीय समझौता होता है जो 2 देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय यात्री और कार्गो सेवा प्रदान करने के लिए एयरलाइंस को अधिकार प्रदान करने के लिए किया जाता है, और इससे अंतरराष्ट्रीय यात्री और कार्गो उड़ानों का विस्तार भी होता है। अब इसमें बात की गई थी कि 5वीं स्वतंत्रता और हवा की 6ठी स्वतंत्रता, तो वो क्या है? हवा की 5वीं स्वतंत्रता में 2 विदेशी देशों के बीच उड़ान भरने का अधिकार शामिल है, जो अपने ही देश में उत्पन्न या समाप्त हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली है कि 5वीं स्वतंत्रता यानी कि इस तरह का 2 विदेशी देशों के बीच में उड़ान भरने का अधिकार इसमें शामिल होता है। लेकिन क्या होता है कि जो अपने ही देश में उत्पन्न या समाप्त हो सकती है, इस तरह की उड़ानें इसमें शामिल होती हैं। हवा की 6ठी स्वतंत्रता में एक देश से दूसरे देश में उड़ान भरने के दौरान गैर तकनीकी कारणों से अपने देश में रुकने का भी अधिकार शामिल होता है कि यदि कुछ गैर तकनीकी कारण है तो उससे अपने देश में वो रुक भी सकते हैं। तो ये होता है हवा की 6ठी स्वतंत्रता। तो चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने के लिए रुचि व्यक्त की है? संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, चीन या अमेरिका? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर? कौन सी कंट्री है जो भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करना चाहती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर्स हैं 11 जुलाई के, वो हमने कवर कर लिए हैं। साथ में उससे जुड़ी जो अहम खबरें हैं, जो अहम प्रश्न हैं, वो भी हमने देख लिए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपके लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। यूं ही अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।